नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर फोकस करने वाला हूं। तो पूरे ध्यान से पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। देखिए, यहाँ पे बात की गई है जो भारत की करेंसी है, आप जानते हैं कि ये इंडियन रुपीज है और इसका ये साइन है, आप बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं। देखिए, जो फिस्कल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, आप जानते हैं प्रत्येक देश का जो फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। ये आप देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसमें लगभग 2 आधे कैलेंडर ईयर होते हैं। यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक जाएगा। जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होगी वो सब के सब फाइनेंशियल ईयर में होगी, फिस्कल ईयर में ही होगी। देखिए, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है वो आप जानते हैं WTO का मेंबर है, WCO का मेंबर है, साफ्टा का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है, WFTO का है, ब्रिक्स का है, G20 का है, BIS का है, AIIB का है, ADB का है और अदर। देखिए, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है आपका प्रश्न कि किन किन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है और किन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखना चाहिए कि WTO का मेंबर है, WCO का मेंबर है, साफ्टा का है, बिम्स्टेक का है, WFTO का है, ब्रिक्स का है, G20 का है और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का भी है। यहां पे देखिए, जो कंट्रीज है भारत को डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है या फिर इमर्जिंग कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, यहां पे जब डेवलपिंग की बात आती है तो आप जरा समझ लीजिएगा भारत को डेवलपिंग कंट्री क्यों कही जाती है या फिर डेवलपिंग कंट्री होते क्या। विकासशील देश, विकासशील देश ऐसे देश होते हैं दोस्तों जो कि डीसीज और एलडीसीज के बीच में पड़े होते हैं। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज की बात आप करोगे जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और एलडीसीज की बात करोगे तो ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एलडीसी जो है बैकवर्ड होती है, यहाँ पे पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लो लेवल का होता है। डीसी में तुम देखोगे पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होती है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई होती है, कैपिटल अबेंडेंट कंट्री होते हैं, इनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होता है। जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो इन दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली होती है, जिसमें डेवलप्ड कंट्री और लिस्ट डेवलप्ड कंट्री दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ही मौजूद होती है। आप देखोगे जो भारत है वो डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि इसका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डीसीज वाली है, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एलडीसीज वाली है। डीसीज में आप देखोगे भारत का इंटरनेट कंजम्पशन, भारत का जो है अगर आप देखोगे बाईपास सर्जरी या फिर जो है आप देखते हो कि मेडिकल टूरिज्म भारत में इतना ज्यादा होता है। तो बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अमेरिका लाइक है, लेकिन बहुत ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये अभी भी सूडान के तरीके से है या फिर अफ्रीकन कंट्री की तरह है। हेल्थ का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वो 2 कंट्री की विशेषताओं को एक साथ लिए होती हैं। इनको आप देखोगे लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी के रूप में रखा गया है, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी के रूप में भी रखा गया है। अब देखो, मिडिल में 2 होते हैं, लोअर मिडिल और अपर मिडिल, तो इनको हम लोअर मिडिल में रखते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स देखिए कुछ यहाँ पे, अगर आप एस्टिमेशन देख ले 2021 का तो 1 अरब 40 करोड़ भारत की जनसंख्या है। जीडीपी भारत की जो है 3.21 ट्रिलियन है। देखिए, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत की इकोनॉमी कितनी है, तो 3.25 ट्रिलियन है। मतलब जो इसका विकल्प सही था वो था 3 और 4 जो है ट्रिलियन डॉलर के बीच में इकोनॉमी है। और अगर ट्रिपल पी पे आप देखोगे तो 11.35 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। जब आप नॉमिनल अगर आप आओगे एक्सचेंज रेट पे, तो अगर यहां पे आप अपनी इकोनॉमी को निकालोगे तो 3.25 ट्रिलियन है, लेकिन अगर आप ट्रिपल पी पे आते हो तो आपकी जो लगभग जीडी है आप जब देखिए 3.5 से 4 गुना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक होता है जीडीपी हम निकालते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट पे। मार्केट एक्सचेंज रेट में आप जानते हो कि $1 बराबर 75 से 76 रुपए है। तो इस आधार पे जब तुम अपनी इकोनॉमी की जीडीपी को लगाओगे तो भारत की जो इकोनॉमी है वो तुम्हारी आ जाएगी लगभग $3.25 बिलियन। लेकिन जब तुम ट्रिपल पी पे जाओगे, जो परचेजिंग पावर बेस है जिसे गुस्ताव कैसल ने दिया था, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप इसे देखिएगा, तो इस पे आपकी जो है परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। आप अमेरिका से बहुत सस्ते सामान पे चीजों को खरीद लेते हो। कहने का मतलब है अगर आप $1 में जाओगे तो $1 में परचेजिंग पावर के आधार पे 25 से 30 रुपए ही होंगे। मतलब जो चीजें आप 25 रुपए में खरीदते हो वही अमेरिका $1 में खरीदता है। तो यहां पे यही चीज कही जा रही है कि परचेजिंग पेस पे तुम्हारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है।
और जीडीपी रैंक अगर आप देखोगे तो यही चीज यहां भी कही गई है कि जो नॉमिनल अगर आप देखोगे तो जीडीपी जो है भारत का वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, छठा बड़ा देश है। और अगर तुम ट्रिपल पी देखोगे तो भारत, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जीडीपी रैंकिंग, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में, पीसीएस में, कि नॉमिनल के आधार पे आप देखोगे तो आपकी जो जीडीपी है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर आप ट्रिपल पी बेस पे देखोगे तो भारत की इकोनॉमी जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इससे बड़ी इकोनॉमी सिर्फ अमेरिका और चाइनीज की इकोनॉमी है, और इससे बड़ी फिर कोई इकोनॉमी नहीं होगी, सिर्फ 2 इकोनॉमी मुझसे बड़ी है। तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है ट्रिपल पी पे, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर ज्यादा है। और अगर आप एक्सचेंज रेट मार्केट डिसाइड पे देखोगे तो ये 6 है, नॉमिनल पे जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट आप देखोगे कोविड के कारण -6.6 दिखाया गया है, और 2021 अगर 2 में देखोगे तो 5.4 पॉजिटिव आया है। जीडीपी पर कैपिटा अगर आप देखोगे तो लगभग 2313 जो है डॉलर है। और अगर ट्रिपल पी पे देखोगे तो यही चीज मैं बता रहा था, लिखिए लगभग 8000 जो है डॉलर आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रिपल पी पे हमारी परचेजिंग पावर ज्यादा है। अगर ट्रिपल पी पे देखोगे तो $1 बराबर 30 से 32 रुपए ही आएगा, 25 से 30 रुपए के बीच में ही आएगा। तो यहां पे आपकी जो है बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सचेंज रेट पे भी देखोगे तो ये आपको कम दिखाई देगा। जीडीपी पर कैपिटा पे रैंक आप देखिए, नॉमिनल पे 150 है, 150 रैंक पे पा रहे हैं, वहीं पे आप देखेंगे 129 है ट्रिपल पी के बेस पे। ट्रिपल पी जहां भी रहेगा वो आप अच्छे परफॉर्मर होंगे, चाहे आप जीडीपी के रूप में देखिएगा या फिर ग्रोथ रेट के रूप में देखिएगा। ये चीज बहुत आप ध्यान देखिए, ये चीज बहुत पूछी जाती है। जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 16.38, मतलब 16.38 जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। इंडस्ट्री देखिए 29.35, और सर्विसेज देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का डेटा है, लगभग 55%। तो जो भारत का जीडीपी का सबसे बड़ा सोर्स आप देख रहे हैं वो है टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर है। जो अभी इंडस्ट्री की बात करते हैं वो 30% से कम है, और एग्रीकल्चर कम से कम 16 से 17% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक बड़ी जो है डेटा आपके सामने आ रही है। अब जीडीपी बाय कंपोनेंट आप देखोगे तो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो आप देखते हो जो जीडीपी होती है ना, वो होती है सी प्लस आई प्लस जी। जो ये सी प्लस आई प्लस जी की बात हम करते हैं तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो लगभग 60% है, गवर्नमेंट कंजम्पशन है 12%, और जो इन्वेस्टमेंट है वो है 26%। तो ये कुल मिला के 100 हुआ। तो जो हमारा सी प्लस आई प्लस जी आप देखोगे उसमें सबसे ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है, यहाँ पे देखिए जी है, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो सिर्फ 12% है, और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हमारा 27% के आसपास है। तो ये है हमारे जीडीपी का कंपोनेंट। यहाँ पे जो है दिया गया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 18.7%, इंपोर्ट जो है माइनस यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए एक चीज पावर्टी लाइन पे यहां दी गई है कि अगर 2015-16 का अगर आप एस्टिमेशन देखो तो भारत में लगभग 22% पावर्टी की लाइन है। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से सुरेश दी तेंदुलकर कमेटी बना, किस तरीके से रंगराजन कमेटी बना, और लोगों ने किस तरह से पावर्टी का किस तरह से एस्टिमेशन किया। तो यहां पे आप देखोगे कि जो हमारे वहां लगभग 22% जो है पावर्टी लाइन। गिनी कोफिशिएंट आप देखोगे 2013 में तो ये 33.9 है, जो मीडियम रैंक में कहा जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं पूरी तरीके से गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, लॉरेंज कर्व क्या होता है, पावर्टी वाले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है गिनी कोफिशिएंट, इसको निकालते किस तरीके से है, इसका पूरा का पूरा हमने डेरिवेशन किया हुआ है। यहां पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि 33.9 मतलब लगभग 34 इसका जो है इंडेक्स है गिनी कोफिशिएंट का, जो दिखाता है कि भारत जो है में जो रिलेटिव पावर्टी है वो मीडियम लेवल पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखिएगा जो 0 और 1 के बीच में इसकी जो है कोफिशिएंट होता है वो 0.645 है, ये भी मीडियम में कंट्री में आता है। तो यहाँ पे आप समझ पाइएगा कि भारत की जो रैंकिंग अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दी गई है वो है मीडियम में, क्योंकि ये 0.645 है। लेबर फोर्स आप देखिएगा यहाँ 2020 में दिखाया गया है कि इतने लेबर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो 48.7% एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ दिखाया गया है। लेबर फोर्स ऑक्यूपेशन आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में आप देखो 100 में 42.6% लोग एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में 25.1% है, और सर्विसेज में 32.28। ध्यान देखिए जरा एक चीज को, यहाँ एक बहुत बड़ी चीज आती है और यूपीएससी में प्रश्न पूछा भी गया है। एग्रीकल्चर का जीडीपी में अभी आपने कंट्रीब्यूशन देखा यहाँ पे था, तो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था वो मात्र जो है 16% था, अभी आपने देखा कि 16% था। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंप्लॉयमेंट अगर आप देख रहे हो तो इंप्लॉयमेंट यहाँ 42% है, और सर्विस का आपने देखा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 56 है, लेकिन सर्विस सिर्फ 32% लोगों को रोजगार देता है। इंडस्ट्री की ठीक है लगभग 30% उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और 30% ही यहाँ पे इसका इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है।
देखो यही जो है भारत में कहा जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ हुई है। अब क्यों जॉबलेस ग्रोथ हुई है? आपके वहां जीडीपी पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर पे है, लेकिन सर्विस सेक्टर ने इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया है। सिर्फ 32% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जबकि आपकी 56% जीडीपी आती है सर्विस सेक्टर से। तो कम से कम 50 से 60% ये इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं किया है। इसलिए जो पूरा का पूरा आप देखोगे जॉबलेस ग्रोथ में कि जो इंप्लॉयमेंट शिफ्ट हुआ है वो एग्रीकल्चर में, और इसलिए एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाएगा। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉबलेस ग्रोथ है क्योंकि सर्विस सेक्टर की वजह से हमारा ग्रोथ हुआ है। बट यहां पे आप देख सकते हो कि सर्विस ने इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया है। इसी तरह आप देखोगे गुड्स का जो है यहां पे दिखाया गया है, एक्सपोर्ट दिखाया गया है, वो दिखाया गया है 437.91 बिलियन डॉलर, ये 2021 का डाटा है। इसी तरह सर्विस का आप देखोगे 248.72 बिलियन दिखा है, और ये जो है दिया गया है अप्रैल से मार्च 2021 का डाटा दिया गया है। टोटल 600 जो है आपका देखिए 65.76 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पे दिया गया है, जो मार्च से अप्रैल से लेकर मार्च तक 2021 का दिया गया है। तो इन दोनों का गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे जोड़ दिया गया। एक्सपोर्ट गुड्स जो है क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है लगभग 71%, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स है 17%, एग्रीकल्चर परसेंट है लगभग 11%, और अदर ये हमारे एक्सपोर्ट है। आपको देख के आश्चर्य होगा कि भारत फ्यूल का भी एक्सपोर्ट करता है। इन द सेंस आप इसे समझिए, भारत क्रूड ऑयल तो मंगाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग करके उसको सेल करता है, तो फ्यूल एंड माइनिंग का हिस्सा भी बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग भारत में लगभग 17.8% होते हैं। अब मेन एक्सपोर्ट पार्टनर क्या है, देखिए यूनाइटेड स्टेट आपका जो है 18% है ट्रेड पार्टनर के रूप में, यूरोपीय यूनियन देखिए 14% है, चाइना 6.9 है। ये हमारे हैं एक्सपोर्ट पार्टनर। इंपोर्ट पार्टनर, इसी तरह इंपोर्ट आप देखिएगा गुड्स का दिया गया है, सर्विसेज का दिया गया है। इंपोर्ट क्या हम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 5.7%, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट का आप देखोगे, फ्यूल का भारत मैंने बताया कि क्रूड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि हम 70% क्रूड ऑयल का जो है इंपोर्ट करते हैं, तो ये लगभग 36 से 37% हम इंपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 50% इंपोर्ट है, और अदर ये मिलेगा। मेन इंपोर्टर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो है हम इंपोर्टर है मेरा वो चाइना है, जो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। और आपको मैं बताऊं जो सबसे ज्यादा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब है, या फिर आप कहिए टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब है, वो चाइना के साथ है। मतलब भारत में अगर आप देखोगे जो यूएस से व्यापार करता है उसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, भारत के पॉजिटिव है। लेकिन जब चाइना की बात मैं कर रहा हूं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पूरी भारत के अगेंस्ट हो जाती है। चाइना से 16% टोटल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं वो मोबाइल का कर रहे हैं, मोबाइल एसेसरीज का कर रहे हैं, डायोड का कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड का कर रहे हैं, बैटरियों का कर रहे हैं, व्हीकल्स का कर रहे हैं। लेकिन जो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट का कर रहे हैं। तो भारत जब चाइना से ट्रेड करता है तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है चाइना के साथ भारत का। ये खराब चीज है, चिंताजनक बात है, और साथ ही साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बड़ा हमारा इंपोर्ट ट्रेड पार्टनर है। अब भारत का जो मेन इंडस्ट्री है दोस्तों वो टेक्सटाइल है, केमिकल है, फूड प्रोसेसिंग है, एग्री बिजनेसेस है, हैंडीक्राफ्ट्स है, पेट्रोलियम केमिकल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर है, आयरन ओर है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, माइनिंग है, मेटल है, रिटेल है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इलेक्ट्रिक पावर है, कंज्यूमर्स गुड्स है, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल। ये हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं भारत के, जो आप जानते ही होंगे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नहीं जानते हो। देखो जब हम बजट बनाते हैं तो जो बजट बैलेंस है आप दिखा रहा है जीडीपी का जो है -10% है। कुल मिला के आप देखिए कि भारत में जो रेवेन्यू जनरेट होता है बजट में, आप देखोगे यही दिखाया जाता है कि भारत की रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। तो इसमें लगभग 50 ट्रिलियन, यहाँ पे देखिए रुपये में दिया गया है, या 650 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू होता है। लेकिन जो एक्सपेंसेज है आप देखो इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा है। मतलब आप लगभग जो है जो एक्सपेंस करते हो 650 आप बिलियन, लेकिन 1 ट्रिलियन आप देखो यहाँ पे जो है खर्च है आपका, और रुपये में आप देखोगे तो 77.7 ट्रिलियन। तो हमारा जो एक्सपेंसेज है ना वो रेवेन्यू से बहुत ज्यादा है, इसलिए जो बजट है वो बैलेंस नहीं होता है। भारत में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होती है, और आप कोविड एरा में देखा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 8.6-9% के आसपास हो गई थी। यही चीज यहां दिखाया गया है कि जीडीपी का माइनस यहां देखिए 10% दिखाया जा रहा है। इकोनॉमिक एड है, डोनर है भारत जो है लगभग 4.4 बिलियन डॉलर का डोनेशन करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं जो आपको क्रेडिट रेटिंग देती हैं कि किस तरह अपने लोन को पे कर रहे हैं, किस तरह आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर BB+ दे रहा है, आउटलुक पॉजिटिव यहाँ पे। मूडीज जो है दिखा रहा है Baa3 का जो है आउटलुक स्टेबल यहाँ पे दे रहा है, आउटलुक यहाँ पॉजिटिव दिया है, यहाँ स्टेबल दिया है। फिच जो है BBB- दिया है और ये स्टेबल में रखा है, और इसी तरह जो है DBRS दिया है, BBB लो दे दिया है। अगर आप देखिए, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आपकी क्रेडिट रेटिंग को खराब कर देती हैं तो जब आप लोन लेते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो काफी महंगे हो जाते हैं।
यहाँ पे जरा देखिए, जब 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो भारत सिर्फ $1 बिलियन था भारत के पास, जो सिर्फ एक सप्ताह का इंपोर्ट हम कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कि $620 बिलियन हमारे पास है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ दिखाया गया है। तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत ही बड़ा है इस समय। कुल मिला के दोस्तों, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक अनसर्टेन सिचुएशन चल रहा है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं वो कोई बेहतर जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप यूएस को लेके चलिए या फिर आप जो है श्रीलंका को लेके चलिए, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। भारत इस समय जो आप देखोगे कि फिस्कल इंडिकेटर है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, वो ज्यादा सही रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, हाँ, बट उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी कि आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप नेबरिंग कंट्री या फिर कुछ ऐसे इकोनॉमी में देख रहे हो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस समय फिस्कल बैलेंस को बना के रखे। उतना ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि जिससे कि स्थिति दयनीय हो जाए, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट ये लोक लुभावने वादे कर रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वित्तीय स्थिति को खराब कर सकता है। तो ये जो वार का समय है और थोड़ा सा जो है अनस्टेबल सिचुएशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि हम लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर सके। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो बनाई है आपको बेसिक जो है फैक्ट्स के बारे में, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे भारत के एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, हमेशा कुछ अच्छा करिए, कुछ अपने आप पे नया एडप्ट करिए, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।